दोस्तों सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो 1988 से मोबाइल फोन के बिजनेस में है और आज भी मोबाइल फोन यहाँ पर निकलती है। लेकिन सैमसंग को रिसेंटली किसी ने सजेस्ट किया कि आपको मोबाइल फोन बिजनेस से निकल देना चाहिए और आपको ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन के पार्ट और कंपोनेंट बनाने पर ही फोकस करना चाहिए। वेल, उनकी बात भी यहाँ पे सही है, लेकिन अगर मैं सैमसंग की कहानी देखूं तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी कि शुरुआत में CDMA वाले फोन बनाती थी, ईयर 2000 में फीचर फोन बनाए, लीडिंग फोन मैन्युफैक्चरर बने ग्लोबली, नोकिया के थोड़ा सा ही पीछे थे और 2007 में जब एप्पल का आईफोन आया तो आईफोन के लिए चिप्स और अलग अलग कंपोनेंट्स भी सैमसंग ने ही बनाए थे। यहाँ तक कि एमोलेड डिस्प्ले के अंदर शुरुआती दिनों में ही महारत सैमसंग ने ही हासिल कर ली थी और एंड्रॉइड के अंदर भी सैमसंग का भी पीछे काफी ज्यादा हाथ था और शुरुआती दिनों में एंड्रॉइड के साथ भी फोन निकाले थे और एंड्रॉइड को ग्लोबल लेवल पर मेन स्ट्रीम भी सैमसंग ने किया था। यहाँ तक कि जब 2009 में सैमसंग ने पहला एंड्रॉइड फोन यहाँ पे निकाला, उसी के साथ सैमसंग ने यहाँ पे अपना बाडा OS भी निकाला था, जिसे एक ऑल्टरनेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम भी का तरीके से रखा गया था, क्योंकि सैमसंग को ये बात अच्छे तरीके से पता थी कि अगर एंड्रॉइड मार्केट में चल गया तो गूगल का प्रॉफिट है, लेकिन अगर उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बाडा OS को यहाँ पे सक्सेसफुल बना दिया तो एंड्रॉइड की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसी OS पे वो लंबा यहाँ पे खेल सकते हैं। लेकिन मार्केट को चीज मंजूर नहीं थी, बाडा OS चलानी, एंड्रॉइड चल गया और 2010 से लेके लगातार एंड्रॉइड फोन ही लोग बनाते रहे। गैलेक्सी S लाइनअप को लेकर आए और शुरुआती दिनों में अपने सिर्फ महंगे और प्रीमियम फोन्स बनाते थे। इवन सैमसंग गैलेक्सी S3 को यहाँ पे आईफोन किलर भी बोला गया था, क्योंकि हर मामले में आईफोन का किलर हुआ करता था और ये वही जमाना था जब लिटरली सैमसंग के फोन्स बिल्कुल आईफोन के आइडेंटिकल लगते थे, क्योंकि उस जमाने में एप्पल ने केस भी लगाया था सैमसंग के ऊपर कि सैमसंग ने आईफोन के डिजाइन और उनके UI को कॉपी किया है, जिसे आगे चल के सैमसंग हारा भी और एप्पल वालों को ढेर सारा पैसा भी देना पड़ा और उसके बाद सैमसंग ने अपने डिजाइन को यहाँ पे ट्रोली चेंज कर दिया। लेकिन वन ऑफ द मेजर चेंजेस सैमसंग के अंदर आया था वो आया था जब चाइनीज कंपटीशन इंडिया ग्लोबल लेवल पे धीरे धीरे राइज करने लगा, क्योंकि वहां पे सस्ते से सस्ते में अच्छी स्पेसिफिकेशन थी और सैमसंग के फोन लिटरली यहाँ पे नहीं बिक रहे थे। इसलिए सैमसंग ने J सीरीज, ON सीरीज, C सीरीज, अल्फा सीरीज, अलग अलग सीरीज को यहाँ पे शुरू कर दिया, जिसे देख के सैमसंग को लगा कि अलग अलग प्रोडक्ट निकालेंगे तो धीरे धीरे मार्केट में चलेंगे। और 2015 तक आते आते सैमसंग बहुत ज्यादा इनोवेशन के ऊपर काम कर रही थी, जिसके अंदर स्लिम फोन बनाना, कर्व डिस्प्ले के साथ फोन बनाना। सैमसंग गैलेक्सी नोट को कैसे भूल सकते हैं, बड़े फोन का डिजाइन कंसेप्ट का जो आइडिया जो आज भी चल रहा है ना, ये सैमसंग गैलेक्सी नोट ही लेकर आया था। यहाँ तक कि सैमसंग उस जमाने में क्रेजी इनोवेशन कर रही थी अपने मोबाइल फोन के अंदर, चाहे डिस्प्ले के अंदर इनोवेशन लाना हो, चाहे फोन के अंदर प्रोजेक्टर डालना हो, चाहे गैलेक्सी S4 जूम जैसा फोन क्यों नहीं बनाना हो जिसके अंदर फोन के पीछे पूरा का पूरा कैमरा लगाओ। यानी कि ट्रू इनोवेशन सैमसंग के अंदर हो रहा था। लेकिन सैमसंग के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी, उसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो उस समय टच विज कहा करते थे और टच विज UI इतना ज्यादा था, लैग करता था, हैंग करता था, बहुत फालतू की एप्स होती थी। सैमसंग ने उस पूरे UI को आगे चल के चेंज किया, लेकिन वो चीज नहीं चली और धीरे धीरे सैमसंग अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैच्योर कर रही थी और धीरे धीरे 2018 और 19 ऐसा टाइम था जब सैमसंग ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजीज पूरी बदल दी। सबसे पहले तो अपने जितने भी बजट फोन थे, J सीरीज, ON सीरीज सबको बंद किया, A सीरीज लेकर जो ऑफलाइन फोकस रहेगी, M सीरीज लाएंगे जो ऑनलाइन रहेगी और M सीरीज को ही आगे F सीरीज बना दिया, रीब्रांड उसको कर दिया। इसके साथ सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी S सीरीज रखी, जैसे प्रीमियम रखे, इनोवेशन लाएंगे। इवन उस जमाने में सैमसंग के फोन्स इतने ज्यादा इनोवेटिव होते थे कि आईरिस स्कैनर आता था उनके फोन्स के अंदर, यहाँ तक कि आपको देखने को मिलता था वेरिएबल अपर्चर का कैमरा गैलेक्सी S9 में। क्रेजी काम हो रहा था। गैलेक्सी S10 में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, ट्रूली बेजललेस डिजाइन ये लोग ले आते और फ्यूचरिस्टिक, और 2019 में ही अपना पहला फोल्डेबल फोन ले आते। यानी कि 2010 से लेकर 2015 तक उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे स्टैब्लिश किया, 2015 से लेकर 2019 तक उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, इनोवेशन लाए, हार्डवेयर के अंदर चेंज किया और ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 पोजीशन सैमसंग ने तो यहाँ पे बना रखी थी। और 2019 में इनोवेशन और हर एक चाइनीज कंपनी को अच्छा कंपटीशन दे रहे थे। इवन One UI भी ऐसा था जो 2019 तक आ गया था। लेकिन 2020 के बाद का कैसा समय है जब सैमसंग 2020 से लेकर 2025 तक थोड़ी सी यहाँ पे पीछे हो गई, क्योंकि 2020 के बाद जो इनोवेशन सैमसंग किया करती थी वो तेजी से रिड्यूस होने लगा। एग्जांपल बात करें, सैमसंग की जो मल्टीपल फोन लाइनअप आती थी कई सारी बंद हो गई। एग्जांपल गैलेक्सी नोट उनका किलर लाइनअप था, लेकिन गैलेक्सी नोट क्यों बंद किया और अपने S सीरीज के अल्ट्रा फोन्स के अंदर गैलेक्सी को नोट को क्यों ले आए, वो एक चीज थी। क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से गैलेक्सी S25 S25 प्लस अपने फोन रखते और प्रीमियम में नोट सीरीज को ही अलाइव रखते।
इसके अलावा जो मोबाइल फोन था, सैमसंग हर साल कुछ ना कुछ नया करती थी, वो सारे इनोवेशन उसने किल करना शुरू कर दिए। उसने बेसिक चीजों पे फोकस किया और काफी हद तक एप्पल जैसी कंपनी जैसे बिहेव करने लगी, जहाँ पे एक डिजाइन, एक ही कैमरा सेंसर, एक ही डिस्प्ले को सालों तक चलाएंगे, बस प्रोसेसर अपग्रेड करेंगे। ये चीज सैमसंग की आप एस लाइनअप में देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में कितनी आइडेंटिकल है। यहाँ तक कि देखा तो कई सालों तक सैमसंग के फोल्डेबल फोन बहुत ज्यादा सिमिलर थे। फोल्ड 7 में अब जाके सैमसंग ने देखा जाए तो यहाँ पे काम किया और थोड़ा स्लिम फोन उसे बनाया, जबकि चाइनीज कंपटीशन ऑलरेडी काफी ज्यादा आगे निकल चुके इनोवेशन के मामले में, क्योंकि सैमसंग से बेटर कैमरास और उससे भी ज्यादा स्लिम फोन, उससे भी ज्यादा बड़ी बैटरी आज के समय में चाइनीज कंपटीशन के पास ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। और तो और बात की जाए तो सैमसंग ने यहाँ पे कुछ और चीजें हुई जहाँ वो पहले लीड किया करते थे ग्लोबली नंबर 1, आज के समय में एप्पल जैसी कंपनी से पीछे हट गए। एप्पल जैसी कंपनी सिर्फ महंगे और प्रीमियम फोन्स बनाती है और इन सब के बाद भी वो नंबर 1 पे अगर आ पा रहे हैं और सैमसंग अगर थोड़ा पीछे हो रहा है, तो इसमें देखा तो एप्पल वाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एप्पल ने अपनी ब्रांड वैल्यू मेंटेन कर रखी है। सैमसंग आज भी देखा जाए तो अपनी ब्रांड वैल्यू जाती है ना प्रीमियम वाली, उसने उतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं करी। यानी कि एस सीरीज, फोल्ड सीरीज मार्केट में आती है लेकिन उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती जितना उनका ए सीरीज बिकता है, एम सीरीज बिकता है। और हाँ, लिटरली ए सीरीज के जो फोन्स होते हैं ग्लोबली बहुत ज्यादा बिकते हैं। गैलेक्सी एस सीरीज अब थोड़ी ज्यादा बिकने लगी है, लेकिन फिर भी मेजरली जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है ना सैमसंग की, जहां से लिटरली ज्यादा पैसा बना रही है, वो उनकी ए सीरीज वाले फोन ही है। इसके साथ ही सैमसंग के साथ कुछ नेगेटिव चीजें जुड़ी है, जैसे कि सैमसंग ने यहाँ पे एक्सिनोस के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई किया। एक्सिनोस एक ऐसी चीज है जिसने सैमसंग का जो भरोसा होता है ना कंज्यूमर के पीछे से हटा दिया। अगर सैमसंग एक्सिनोस का साथ छोड़ के अगर क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन के अच्छे प्रोसेसर, मीडियाटेक के अच्छे प्रोसेसर पे अगर मूव करे तो वो ज्यादा बेटर खेल सकता है, ज्यादा लंबा खेल सकता है, ज्यादा बेटर प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है। लेकिन बजट सेगमेंट में एक्सिनोस के ऊपर चिपके रहना सैमसंग के लिए थोड़ी सी एक गलत बात यहाँ पर हो गई। इसके साथ ही सैमसंग के साथ एक और चीज रह गई कि यहाँ पे सैमसंग ने ना प्रोडक्ट के अंदर जो इनोवेशन जहाँ पहले लीड किया करता था टिल 2019, वो चीज यहाँ पे छोड़ दी। आज के समय में दूसरे चाइनीज कंपनीज क्रेजी इनोवेशन कर रही है और वहां अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाती जा रही है, जबकि सैमसंग इस इनोवेशन वाली रेस में थोड़ा सा पीछे छूटता चला गया। इसके साथ ही बात की जाए तो सैमसंग ने ये भी देखा कि ग्लोबल लेवल पे मार्केट भी कम हुआ है, इवन सैमसंग का प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हुआ है, जहाँ पे वो मोबाइल से कमाते थे और मोबाइल फोन बिजनेस भी उनका श्रंक होने लगा थोड़े समय के लिए। इवन जब ग्लोबली जब स्मार्टफोन की सेल्स यहाँ पर डाउन हुई थी, तब यहाँ पे सैमसंग को भी झटका लगा था और धीरे धीरे सैमसंग ने भी कुछ कटबैक यहाँ पे करे थे। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो कुछ जगह सैमसंग आज भी सही करती है अपने सॉफ्टवेयर को बनाने में, सॉफ्टवेयर को अपडेट देने में, वो कुछ चीजें यहाँ पे सही है, लेकिन वहां पर भी अभी कुछ समय में कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम्स आई है। यहाँ तक कि सैमसंग ने पहली बार मैंने ऐसे देखा कि One UI 7 अभी सभी सैमसंग के फोन तक पहुंचा नहीं है, लेकिन सैमसंग ने One UI 8 के फोन ऑलरेडी मार्केट में निकालना शुरू कर दिया। ये भी एक चीज है जहाँ पे सैमसंग को थोड़ा सा और कम करने की जरूरत है। और One UI 8 अब जब आने लगे और One UI 7 नहीं पहुंचा, तो ये भी नॉर्मल जो सैमसंग के रेगुलर बायर्स होते हैं ना, उनकी तरफ भी एक नेगेटिव परसेप्शन यहाँ पे जाता है। हालांकि सैमसंग ने बोला कि हम 5 साल, 6 साल, 7 साल के अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉमिस कैसे डिलीवर होता है ये देखना है। इसी के साथ ही सैमसंग को लेकर बात इधर ही है कि सैमसंग वाले ना यहाँ पे आज के समय में ज्यादातर पैसा ना अपने चिप और मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस होते हैं वहां से कमाते हैं, क्योंकि सैमसंग के एमोलेड डिस्प्लेस मार्केट में पॉपुलर है, वो बेचते हैं। सैमसंग के अंदर चिप्स ये लोग काफी ज्यादा बनाते हैं, रैम रोम की चिप्स काफी ज्यादा यूज की जाती है, उसे यहाँ पर बेचते हैं और अलग अलग कंपनीज के लिए प्रोसेसर को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। हालांकि फैब्रिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम है, ये कई बात लोगों ने मानी है। यहाँ तक कि क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 रहता है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी सैमसंग से हटा के पूरा का पूरा TSMC को दे दिया, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ चीजें फिक्स करने की जरूरत है। ऊपर से बात की जाए तो सैमसंग के लिए आज के समय में ना ये B2B वाली चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जहाँ पे वो लोग अपनी जो चिप्स जो रहती है ना वो बनाए और वहां पे अपने कॉम्पोनेंट वगैरह पे ज्यादा फोकस करे, उसे ज्यादा स्टेबल बनाए और दूसरी कंपनीज को बेचे, क्योंकि वो यहाँ पे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और मार्केटिंग पे बिल्कुल ही और मिनिमम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि सैमसंग बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, कोरिया वगैरह के अंदर तो ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी उसे, और मेरे को लगता नहीं कि आने वाले काफी लंबे समय तक सैमसंग को यहाँ पे कोई जरूरत है। लेकिन एक बात है कि सैमसंग को थोड़ा सा पिवट वगैरह करने की जरूरत है, कुछ नई चीजें ट्राई करने की जरूरत है, जैसे कि सैमसंग अपने प्रोजेक्ट वुहान पे एंड्रॉइड XR के साथ नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता सकता हूँ कि सैमसंग वाले यहाँ पे इनोवेशन में अब धीरे धीरे शायद दोबारा से कूदे और अपने ट्रिपल फोल्डिंग फोन को लाए, यानी कि ट्राई फोल्डिंग फोन है जो सैमसंग यहाँ पे काम कर रहा है। अब उसका नाम क्या होगा, कब आएगा मार्केट में, ये नहीं पता, लेकिन Huawei को देखने के बाद सैमसंग को लगा कि हमें जहाँ फोल्डिंग
फोल्डेबल में लीडर हुआ करते थे, अब हमें फोल्डेबल में फिर से कैचअप करने की जरूरत है, तो वो लोग वहां पे अभी भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो सैमसंग के बारे में बात है कि सैमसंग आज के समय में हैवी मार्केटिंग में स्पेंड कर रहा है, जो देखा जाए तो सैमसंग के लिए उतना ज्यादा शायद वायबल ऑप्शन रहा नहीं है। क्योंकि एक सच बात बताऊं क्या, यहाँ पे ज्यादा स्पेंड करने से आपका क्या रहता है ना, आप शोर मचा देते हो कि चारों तरफ नहीं कि सैमसंग सैमसंग से चारों तरफ होगा, लेकिन मार्केटिंग का तब तक ही फायदा है जब तक उसकी प्रोडक्ट सेल्स हो रही हो। आपने चारों तरफ अपना नाम बना दिया, चारों तरफ अपना शोर मचा दिया हर जगह, लेकिन इन द एंड अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा तो उस मार्केटिंग का क्या फायदा है? आपने कभी ऐसा सोचा है? देखो इंडिया का मार्केट ही देख लो, आज के समय में इंडिया में नंबर 1 कंपनी कौन बन के बैठी है? वीवो आगे निकल गई है। एक जमाने में Xiaomi हुआ करता था। कहने की बात ये कि इन द एंड मार्केटिंग से ज्यादा अभी मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट और उसके अंदर इनोवेशन और नई चीजों पे फोकस करो, कस्टमर सर्विस पे फोकस करो, इन द एंड बेटर प्रोडक्ट बनाओ और उसको सही तरीके से मार्केट करो। यानी कि Z Fold 7 मार्केट में आ गया, कई लोगों को पता है कि Z Fold 7 है, लेकिन क्यों उसे लोग ले? ऐसा क्या है उस फोन के अंदर जिससे लोगों को फोन लेना चाहिए? इवन सच बात तो ये कि सैमसंग ने जो Z Fold 7 मार्केट के अंदर निकाला है ना, ये कॉर्पोरेट बायर्स में ही ज्यादा से ज्यादा बिकने वाला है, वो नॉर्मल कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं। और नॉर्मल कंज्यूमर जो उनका फोन लेगा वो होगा उनका फ्लिप 7 और फ्लिप 7 FE। लेकिन उन फोन्स के अंदर सैमसंग ने Exynos प्रोसेसर को डाला है, और Exynos प्रोसेसर की क्या हालत है आप जानते हैं। और सच बात है कि इंटरनली मुझे ये भी पता चला कि सैमसंग वाले इसको टेस्ट कर रहे हैं, सैमसंग Exynos को, कि अगर ये Exynos मार्केट में थोड़ा अच्छा चल गया, थोड़ा स्टेबल बन गया, अच्छा परसेप्शन अगर क्रिएट हो गया, S26 के अंदर सब कुछ Exynos डाल देंगे। लेकिन ये सब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है। सैमसंग को ना कुछ फंडामेंटल चीजें चेंज करने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर को अच्छा करना, लिमिटेड फोन्स को लॉन्च करना, फोन के अंदर नया इनोवेशन, नई चीजों को लेकर आना, और उसके ऊपर फालतू का शोर मचा के, फालतू की नॉइज क्रिएट करके अपना मैसेज डाइल्यूट करना, ये सैमसंग को शायद अभी तो भारी पड़ना शुरू हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद और ज्यादा भारी पड़ जाए। लेकिन अब जब मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि लोग जब अपने महंगे और प्रीमियम फोन्स को थोड़ा सा बैक ले रहे हैं, इतना ज्यादा मोबाइल फोन के अंदर स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सैमसंग को भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सैमसंग को भी थोड़ा सा बैक ट्रैक होके अच्छे प्रोडक्ट सही रेट में निकालने पड़ेंगे। इन द एंड बस ये चाहता हूँ कंज्यूमर को सही चीज सही रेट में मिले, सही ब्रांड की तरफ से मिले, गलत प्रोडक्ट, खराब चीज ज्यादा प्रमोट ना हो, बस ये एक ओपिनियन रहेगा। तो दोस्तों यार, ये थी कुछ कहानी सैमसंग के बारे में। बाकी आप लोगों का सैमसंग के साथ एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू, बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।